बुलेटिन खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है प्रदेश में। उसके बाद समझेंगे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए आए अभ्यर्थियों की परेशानी की, और फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के बेटे की। चर्चा में क्यों है नीतीश कुमार के बेटे निशांत, इस पर आगे बात करेंगे और फिर समझेंगे संथाल की सियासत को। तो आज की बुलेटिन में हम लोग बात करने जा रहे हैं बेहद ही गंभीर विषय पर। विषय है धर्म परिवर्तन। कल के दिन एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जिसको देख आप भी यही कहोगे कि बिहार में ये क्या हो रहा है। पहले गंगा स्नान, फिर हिंदू महिलाओं का धुलवा रहे सिंदूर। सच्चाई जान आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गंगा नदी में महिला की मांग का सिंदूर पोंछकर धर्म परिवर्तन कराने की इस तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया। तस्वीर बक्सर के नागपुरा गंगा घाट के पास की है। गंगा नदी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसी गंगा नदी में 60 से 70 हिंदुओं को धर्मांतरण कराकर ईसाई बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा था। अब सोच लीजिए कि हमारे धर्म की पवित्र नदी है, हमारे ही पवित्र नदी में हमारे ही लोगों को हमारे ही धर्म से विमुख किया जा रहा है। गंदा खेल खेला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिशनरीज ने धर्मांतरण के लिए उस इलाके को चुना जहां आसानी से काम हो जाए। गंगा दियरा इलाके में लोगों की पहुंच बहुत कम है। सुनसान इलाका होने की वजह से यहां काम आसान हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। स्थान है, गंगा जी का तट है, जहां पर 60 से 70 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और इसकी भनक जैसे ही गांव के लोगों को मिली, काफी संख्या में गांव के लोग यहां पहुंचे और उन लोगों ने इस काम को रुकवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की चर्च का एक पादरी धर्मांतरण का ये सारा खेल खेल रहा है, वो भी लालच देकर। नहीं देखे होते तो सब हम लोग अगर नहीं देखे हो तो अनर्थ हो गया। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और फिर जमानत पर छोड़ भी दिया। सवाल है कि धर्मांतरण का ये खेल कब तक चलेगा और कितनी गहरी है इसकी जड़ें। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से चंदन कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देख ली जिसमें कुछ महिलाओं को डुबकी लगवाकर सिंदूर मिटाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को दरअसल बपतिस्मा कहते हैं। तो पहले आइए इसे ही समझते हैं क्या होता है बपतिस्मा, फिर आपको धर्मांतरण का ये गंदा खेल कैसे चल रहा है वो भी समझाएंगे। तो पहले समझिए कि क्या होता है बपतिस्मा। देखिए, बपतिस्मा का अर्थ होता है डुबकी लगाना या डुबोना, और ईसाई धर्म में शामिल होने से पहले बपतिस्मा किया जाता है। बपतिस्मा करने के बाद औपचारिक रूप से ईसाई बन जाते हैं व्यक्ति। बपतिस्मा का मतलब होता है अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देना। अब धर्मांतरण का गंदा खेल किस तरीके से चल रहा है ये भी समझिए। देखिए, धर्मांतरण का खेल दरअसल दूर दराज के इलाके में होता है। ऐसे इलाके में जहां सुविधाओं का अभाव होता है, जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां पर धर्मांतरण होता है। ईसाई मिशनरीज के लोग ऐसे इलाके को टारगेट करते हैं, ऐसे इलाके में अपना पैठ बढ़ाते हैं। और तो और कई मामलों में यह देखा गया है कि लोगों को पहले मिशनरीज द्वारा आर्थिक मदद का वादा भी किया जाता है, और कुछ केसेस में तो बीमार लोगों को लोगों की बीमारी दूर करने का झांसा भी दिया जाता है। मिशनरीज के लोग कहते हैं धर्म बदल लोगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, और जब गरीब आदमी झांसे में फंस जाता है तो उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने का ये खेल कुछ जगहों पर चल रहा है, जो कि बेहद गंभीर मुद्दा है प्रदेश के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अगली खबर भी इसी मामले से जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार के बक्सर में ईसाई मिशनरियों पर बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं और पुरुषों का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा है। धर्म परिवर्तन का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चर्च के एक पादरी कुछ महिलाओं को गंगा स्नान करवाकर उनकी मांग से सिंदूर मिटाया, फिर गंगा में डुबकी लगवाई, फिर माथे पर क्रॉस चिन्ह बना दिया। यहां ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगे हैं कि लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई। ग्रामीणों ने भी चिंता जताई और ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग उठने लगी है। ये बात बहुत गलत, इसको हम लोग कहेंगे कड़ा से कड़ा कानून कार्रवाई होना चाहिए। इस तस्वीर पर किसी का खून खौल जाए तो क्या गलत है। हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा में
हिंदू महिला की मांग का सिंदूर पोंछकर ईसाई बनाने का गंदा खेल हुआ। बक्सर के सेमरी प्रखंड के नागपुरा गांव में धर्म परिवर्तन की साजिश के बाद गांव के लोग गुस्से में हैं। ये लोग का सबसे कड़ा से कड़ा कानून कार्रवाई होना चाहिए। कड़ा से कड़ा कानून की आइंदे के बाद ऐसा काम न हो। लोगों का कहना है कि इस तरह धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए कड़ा कानून बनाने और कड़ी सजा देने की जरूरत है। तो लेकिन नहीं होना चाहिए, लोग कार्रवाई होना चाहिए, कठिन कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी हाँ, एकदम पूरा दोषी है लोग। सालों से चले आ रहे धर्म परिवर्तन के इस गंदे खेल को रोकने के लिए 10 राज्यों में कानून बनाए हैं। बिहार में जिस ढंग से समय समय पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग जोर पकड़ ली। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली, वीडियो भी आपने देख लिया कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का ये खेल चल रहा है। और अब आइए समझते हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन पर क्या स्थिति है। देखिए, भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन को लेकर के कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। लेकिन संविधान के अनुसार लोगों को 3 तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को पालन करने की और किसी भी धर्म के प्रचार करने की है। लेकिन प्रचार का मतलब ये नहीं कि धर्मांतरण कराने लगे लोग। तो कानून के अनुसार डराकर, धमकाकर या फिर लालच या प्रलोभन देकर के किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। और धर्मांतरण के मामले बढ़ने लगे तो कई राज्यों ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाना भी शुरू किया। फिलहाल देश के 10 राज्यों में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून है। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि देश में जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो आइए इसे भी जानते हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा। देश में सबसे ज्यादा चर्चा धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश के कानून की हुई। तो आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बनाना है उसमें क्या प्रावधान है। देखिए, यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 लाख का जुर्माना और 14 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर किसी नाबालिग लड़की या धर्मांतरण कराया गया तो सजा बढ़कर के 20 साल या उम्र कैद तक भी हो सकती है। अब देखिए, SC/ST समुदाय की महिला का धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण कराया गया तो 20 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और इतना ही नहीं, यूपी में धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून में धर्मांतरण मामला एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। तो यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून के मुताबिक धर्मांतरण के मामले में बता दें आपको कि सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत में नहीं हो सकती है और अभियोजन पक्ष को सुने बिना आरोपी को जमानत भी नहीं मिल सकती है। और बड़ी बात यह है कि धर्मांतरण को लेकर के कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया हो वो ही FIR दर्ज करवाए। तो इस मामले में धर्म परिवर्तन के मामले में कोई भी FIR दर्ज करा सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार के दानापुर में सेना की भर्ती में हजारों की उमड़ी भीड़ की। इस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। अधिक भीड़ होने के कारण सुरक्षा में लगे कर्मियों को उनको संभालना मुश्किल होने लगा। तो अब आपको इस मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप जानेंगे कि ऐसी स्थिति आखिर बनी ही क्यों, अचानक से इतनी भीड़ कैसे हो गई। देखिए, सड़क पर हजारों युवकों की भीड़, फुटपाथ पर, चौक चौराहों पर युवाओं की भीड़। कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई पैदल। जरा इस तस्वीर को देखिए। हजारों की संख्या में मौजूद युवाओं की भीड़ ना तो किसी नेता का भाषण सुनने आए हैं, ना ही किसी फिल्म स्टार को देखने आए हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे ट्रैक्टर पर चढ़कर युवा जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युवाओं की ये भीड़ राजधानी पटना के दानापुर में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंची थी। लेकिन युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरे शहर में जाम लग गया।
पटना के कई इलाके भीषण जाम से ग्रस्त है। बीटा हो, आरा का इलाका हो या फिर छपरा जाने के रास्ते हो, पूरी तरह से जाम से परेशानी है। जिसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल हो रही है वो दानापुर में जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए आए हैं, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए दौड़ को रोक दिया गया, जिससे नाराज छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सैनिक चौक से लेकर कंपनी बाग, साईं मंदिर से लेकर बस पड़ाव तक पूरा खचाखच भर गया। हालात ऐसे हो गए कि युवाओं को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। वहाँ पर इतना गाली भी दे रहे हैं ना, इतना मार रहे हैं ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ पर इतना परेशान हो रहा है, उतना दूर ये अब बताइए, इतना भीड़, इतना ज्यादा क्या जरूरत है जो सारी जगह को बुला के आप कराने के लिए वाली क्या के लिए? कुछ अभ्यर्थियों का दौड़ भी हुआ और फिजिकल भी हुआ। अभ्यर्थियों ने बताया कि सभी जिलों का एक ही जगह दौड़ करवाने और व्यवस्था नहीं होने की वजह से दौड़ को रद्द करना पड़ा। हम दानापुर आए थे भर्ती में टिटोली और आर्मी के लिए, लेकिन भर्ती करने के लिए गए, कैंसिल हो गया भर्ती। कोई जवाब भी नहीं दिया कि कितने तारीख को भर्ती होगा, कितने तारीख को नहीं। जब इतना ही कराना था तो जिला वाइज कराता, इतना भीड़ भी नहीं होता। लड़का का तो कोई लड़का घायल भी नहीं होता, जिला वाइज कराता तो। लेकिन इन लोगों का जिला वाइज नहीं करा रहे, एक ही साथ सब जिले को दे देते हैं। इन लोगों की भी गलती है। दौड़ में शामिल होने आए अभ्यर्थी भी इस बात को मान रहे हैं, भीड़ ज्यादा होने की वजह से दौड़ रद्द करना पड़ा। छात्रों ने बताया कि अगर और भी सेंटर होते तो न दौड़ रद्द करना पड़ता, न ही हंगामे के कारण लाठीचार्ज करना पड़ता। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। आइए अब टेरिटोरियल आर्मी को जानिए। देखिए, ये दरअसल भारत की एक सहायक सैन्य संगठन है। इसे प्रादेशिक सेना भी कहा जाता है। ये भारतीय सेना को सहायता करती है, ट्रेनिंग या फिर आपदा के समय इनको बुलाया जाता है। और अब आपको बताते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका क्या होती है। देखिए, इन्हें दरअसल नियमित सेना को स्थैतिक कर्तव्यों से मुक्त करना होता है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी इनको मदद करना होता है और जरूरी सेवाओं के रखरखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता भी इन्हें करना होता है और जरूरत पड़ने पर नियमित सेना के लिए यूनिट प्रदान करना भी इनका काम होता है। तो टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती की प्रक्रिया क्या है वो भी आइए जानते हैं। तो दरअसल इसमें 2 टेस्ट होते हैं, लिखित परीक्षा होती है यानी कि रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इसमें होता है। अब देखिए, टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के लिए उम्र सीमा क्या है वो भी जान लीजिए। तो 18 साल से लेकर के 42 साल तक इसमें उम्र सीमा होती है। और कौन कौन से पद होते हैं टेरिटोरियल आर्मी में ये भी आपको बताते हैं। तो इसमें पद कौन कौन से हैं देखिए, अधिकारी, जूनियर कमीशन, प्राप्त अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी इसमें होते हैं। साथ ही भारतीय सेना के समान रैंक वाले अन्य कार्मिक भी इसमें होते हैं। तो क्या टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन मिलती है, इस सवाल का भी जवाब आपको देते हैं। देखिए, अधिकारियों को 20 साल की शारीरिक सेवा पूरी करने पर पेंशन इनको दिया जाता है। जेसीओ ओआर को 15 साल की शारीरिक सेवा पूरी करने पर इनको पेंशन मिलती है। तो टेरिटोरियल आर्मी के वेतन बैंड और वेतन कैसा होता है? देखिए, नियमित सेना के समान ही इनका भी वेतन बैंड होते हैं। अब देखिए, बिहार में इंडस्ट्रीज का अभाव है और खनिज वाले इलाके भी जो है झारखंड में चले गए हैं। तो ऐसे में बिहार के लोग नौकरी पर ज्यादा जोर देते हैं और कोई भी नौकरी निकलती है तो युवाओं की भीड़ जो है वो दौड़ पड़ती है। और ऐसा ही हुआ यहाँ भी, ऐसा ही हुआ दानापुर में, जहां उम्मीद लगाए उम्मीद से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंच गए। स्थिति ये हुई कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लाठियां भी भांजनी पड़ गई। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। भूथल गांव में मुख्यमंत्री अपने पीएसओ विक्रम परवीर के बेटे की शादी में आए थे और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वागत सत्कार के लिए हरियाणा के लोगों का आभार जताया। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद निशांत कभी किसी राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखते, लेकिन एक शादी समारोह में पिता नीतीश कुमार और बेटे निशांत दोनों पहुंचे, वो भी हरियाणा के रेवाड़ी। मौका था सीएम नीतीश कुमार के पीएसओ
विक्रम परवीर के बेटे की शादी की। विक्रम परवीर के न्योता पर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार रेवाड़ी के भुरतल गांव पहुंचे और दूल्हे को आशीर्वाद दिया। निशांत ने हरियाणा के लोगों की तारीफ की, कहा कि दहेज मुक्त शादी के इस खास निमंत्रण पर पिता और पुत्र दोनों आए हैं। आज आया हूँ, हमारे सिक्योरिटी पीएसओ में है विक्रम परवीर जी, इनके बच्चे की तिलक है, फंक्शन है, इन्होंने हृदय से बुलाया तो मैं पिताजी दोनों आए थे। इसलिए आप दहेज मुक्त शादी है और आप लोगों ने इतना जो प्यार सम्मान दिया मुझे पिताजी को, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआ। पहले भी आए हरियाणा? नहीं, पहले नहीं, पहली बार पहले आए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले उनके बेटे निशांत राजनीतिक माहौल से काफी दूर रहते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में भी कम ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह भी दिया है कि राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि गाहे बगाहे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा चल पड़ती है। अब जबकि हरियाणा के रेवाड़ी में वो शादी समारोह में पहुंचे तो इस तस्वीर की चर्चा होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा समय समय पर हो जाती है। अब निशांत की चर्चा क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है, वो भी 1990 के बाद की बिहार की राजनीति को। 1990 के बाद बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, एलजेपी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। समय बदला और उम्र बढ़ी तो लालू प्रसाद की जगह पर तेजस्वी यादव उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ गए। वैसे तो उनके परिवार के कई और लोग भी सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव ही हैं, ये पूरा बिहार जानता है। और ऐसा ही कुछ हुआ एलजेपी के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी में। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। हालांकि चिराग को अपने चाचा के साथ राजनीतिक संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा ये अब तक साफ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहले ही राजनीति को ना कह चुके हैं। निशांत ने कुछ दिनों पहले कह दिया था कि उनका झुकाव अध्यात्म की ओर है। हालांकि नीतीश कुमार के समर्थक चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और निशांत कुमार राजनीतिक वारिस के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी को संभाले। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में आए। परिवारवाद का विरोध की वजह से ही मोदी और नीतीश में इतनी गहरी दोस्ती है। वैसे समर्थक जो है वो बीच बीच में निशांत को राजनीति में लाने की मांग करते रहे हैं और जब भी निशांत की कोई तस्वीर या कुछ बयान सामने आता है तो बिहार में उनकी चर्चा होने लग जाती है। और यहाँ भी वही हुआ, रेवाड़ी में गए हुए थे किसी फंक्शन में और वहां पे उन्होंने कुछ बयान दिए तो उसके बाद चर्चा होने लगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दूसरे चरण में संथाल परगना में इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने और ऐसे में दोनों गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। संथाल परगना की 18 सीट पर दूसरे चरण में होने वाला चुनाव इंडिया और एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इन सीटों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी के साथ साथ प्रदीप यादव, बसंत सोरेन और सीता सोरेन जैसे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जेएमएम ने इस बार भी संथाल परगना में दबदबा कायम रखने का दावा किया है। जिस प्रकार से पहले चरण में इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर है और संथाल में तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी नहीं है और जो भी कुछ है उसको वो समाप्त हो जाएगी। संथाल के लोग काफ़ी सजग और काफ़ी समझदार हैं और इंडिया गठबंधन का संथाल में देखिएगा बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। बीजेपी कितना ताकत लगाए, आप तो देखें पूरा कैबिनेट को उन्होंने उतार के रख दिया है, 5 मुख्यमंत्री। संथाल परगना की 18 में से 10 सीट सामान्य है, जबकि 7 सीट एसटी के लिए और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है। फिलहाल इनमें से 13 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है तो 4 सीट बीजेपी गठबंधन के पास है। संथाल परगना जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कर्म भूमि रही है, पर इस बार बीजेपी ने जेएमएम के किले में सेंधमारी करने का दावा करके हड़कंप मचा दिया है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को संथाल परगना में उनका खाता खुलने नहीं देगी। ये संथाल परगना की धरती के पुकार है, ये वहां की बेटी का पुकार है, वहां के युवाओं का पुकार है। यहां के तक कि सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू जी ने भी तय कर लिया है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता नहीं खुलेगा।
संथाल परगना की सियासत में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, पर फैसला जनता को करना है। संथाल के सियासत में सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत की चीख पुकार मचा रही है। अब देखना होगा कि संथाल की जनता किसके रुदन को सुनती है और किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, अब देखते रहिए न्यूज़ 18।